हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारा 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में। और साथ ही साथ में मैंने नेट का भी स्टार्ट किया है। नेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपका नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और आपका राजस्थान प्रवक्ता, डिग्री कॉलेज, इन सभी से संबंधित मैंने वीडियो आज से अपलोड करना शुरू किया है। आप देखेंगे तो जो नेट के बच्चे हैं आप उनको भी शेयर करें, और खुद भी सभी के लिए उपयोगी है, तो आप प्लीज़ उसको जा कर के देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का हमारे 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आज का हमारा पहला प्रश्न है, परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? घरेलू माहौल के, निकटवर्ती माहौल के, व्यापक माहौल के या बाह्य माहौल के? तो हमारी जो शैक्षणिक और धार्मिक गतिविधियां हैं वह किसके हिस्से होंगे? वह हमारे निकटवर्ती माहौल के हिस्से होंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समय में पैदा हुए लोग विशेष इतिहास और सांस्कृतिक स्थितियों को से प्रभावित होते हैं, इसे कहते हैं। इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो एक समय में पैदा हुए लोग विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थितियों से प्रभावित होते हैं, इसे क्या कहते हैं? पलटन प्रभाव, या इसको कोहर्ट इफेक्ट भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ता अधिकारों का समूह है। सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चयन करने का अधिकार, खरीदने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उत्पादन का अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो प्रश्न है इसमें जो सबसे पहले है सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, तो यह क्या है? या किसके जो उपभोक्ता का अधिकार समूह है या उसके अंतर्गत आता है। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में ये लाया गया। इसके तहत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार दिए गए। कौन कौन से दिए गए सुन लें, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। सुरक्षा का अधिकार है, चयन का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, एवं सूचित किए जाने का अधिकार है, साथ ही साथ में उपभोक्ता शिक्षा का भी अधिकार है। तो ये यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही हो जाता है। वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रवाह जो कि मानवीय आवश्यकता संतुष्टिकरण के लिए एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध है, वह क्या कहलाता है? वह आपका मौद्रिक आय, वास्तविक आय, मानसिक आय या कुल आय। तो वस्तुओं या सेवाओं का ऐसा प्रवाह जो कि मानवीय आवश्यकता संतुष्टिकरण के लिए, तो यह क्या कहलाता है? यह वास्तविक आय कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है। और कुछ सेवाएं मुद्रा खर्च किए बगैर ही प्राप्त हो जाती है, जबकि कुछ सेवाएं वस्तुओं द्वारा प्राप्त करने के लिए मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, जैसे निःशुल्क यात्रा, मकान, घरेलू बागवान से प्राप्त सब्जियां आदि। तो ये किसके अंतर्गत आती है? आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये रियल इनकम के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक आम आदमी की बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि किसके माध्यम से स्वीकार की जाती है? भारतीय स्टेट बैंक के, भारतीय रिजर्व बैंक के, डाकघर के, या कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था से। तो ये जो राष्ट्रीय बचत प्रश्न पत्र है इसका क्या है कि यह डाकघर की स्कीम है, ठीक है। यह आम आदमी की बचत की आदत को बढ़ावा देती है, और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि को डाकघर या मतलब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। छोटी छोटी बचत को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा डाकघर, बचत, पोस्ट ऑफिस, बचत बैंक की स्थापना की गई। प्रारंभ में जब बैंक का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ था, तब छोटे छोटे गांवों में डाकखाने द्वारा ही बचत बैंक का कार्य किया जाता था। अभी भी यह सभी डाकखाने द्वारा संचालित है। भारत में वर्तमान में लगभग 1,44,000 पोस्ट ऑफिस है। नेक्स्ट है हमारा, योजना में व्यक्तिगत उद्देशीय निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर होती है। अब देखिए यहाँ पर कथन से प्रश्न है कि यह कथन किसका है? लुइस ए एलन का, ग्रास एवं क्रैंडल का, पी निकेल डॉर्सी का, और गोल्डस्टीन का। तो यह जो योजना है ये जो योजना में व्यक्तित्व उद्देशीय निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है, ठीक। तो
ये योजना की परिभाषा है, इन्होंने बताया प्लानिंग क्या होती है। तो यह कथन किसका है, तो इस कथन के बारे में आपको बताना है कि यह किसका कथन है। तो यह ग्रास एवं क्रेंडल महोदय का कथन है। तो योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला है जो एक दूसरे पर निर्भर है, निर्भर है। यह कथन ग्रास एवं क्रेंडल महोदय जी का है। ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार इन्होंने एक और डिफिनेशन दी, वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं के का वह समूह है जो कि एक परिवार को एक निश्चित अवधि में उपयोग के लिए प्राप्त होता है। अगर ये परिभाषा भी पूछी जाती है तो ये भी किसकी, ग्रास एवं क्रेंडल महोदय की ही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष कब नियोजन आयोग की स्थापना की गई, ये पूछा जा रहा है। 1940 में, 1950 में, 1960 में या 1961 में। तो जो ये आपका जो योजना आयोग है, नियोजन आयोग की स्थापना किस समय में हुई, तो यह योजना आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा कब किया गया, 1950 में किया गया। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। और 1 जनवरी सन 2015 को इसका नाम बदल कर क्या, नीति आयोग के नाम से इसको जाना गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और कब ये चेंज हुआ आपका, 1 जनवरी 2015 को। ठीक, और ये नियोजन आयोग मतलब योजना आयोग। आप इंग्लिश की तरफ भी प्रश्न को जरूर देखें जो चीज आपको नहीं समझ में आती है। तो में परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधनों का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया माला को कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, गृह प्रबंध, व्यवसाय प्रबंध, साधन प्रबंध, इनमें से कोई नहीं। तो जो होम मैनेजमेंट है, गृह प्रबंध है, ये इसका सही आंसर है। तो गृह प्रबंध में परिवार के लक्ष्य को पूरा करने हेतु परिवार के साधन का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रक्रिया की माला को कहते हैं, क्या कहते हैं, गृह प्रबंध कहते हैं। विवाह और पारिवारिक जीवन मूल्य और लक्ष्यों के संदर्भ में जटिल होता है। इनमें से 2 या अधिक व्यक्ति अपने विचारों, मूल्यों और लक्ष्यों को एक रूप बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, सफेद सूती कपड़े पर चाय के दाग को हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है, डाइल्यूट ऑक्सैलिक एसिड या उबलता पानी, गर्म दूध और उबलता पानी, साबुन और ठंडा पानी, बोरेक्स पाउडर और उबलता पानी। स्टेन रिमूविंग से क्वेश्चन हर आपको एग्जाम में देखने को मिली जाती है। तो बिल्कुल आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि हमारा सफेद सूती कपड़े पर चाय या कॉफी का दाग है तो उसको हम किस तरह से छुड़ाएंगे, तो बोरेक्स पाउडर और उबलते पानी का प्रयोग करें। ऐसे ना छूटने पर धब्बे से थोड़ा सा बोरेक्स रखकर गर्म पानी उस पर डालकर मतलब गर्म पानी की धार उस पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं कि साथ ही साथ में बोरेक्स उबलते पानी का जो प्रयोग, साथ ही साथ में चाय है, कोको है, कॉफ़ी है, चॉकलेट है, इन सब पर भी बोरेक्स पाउडर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन रेशों के वस्त्रों की धुलाई के समय खून के बहने को किस प्रकार रोका जा सकता है, सिरका, साधारण नमक, धोने का सोडा, एस्टिक एसिड। ठीक, तो यहाँ पर जो प्रोटीन रेशे के वस्त्रों की धुलाई करते समय खून के बहने को रोकने के लिए सिरका तथा एस्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका, सिरका तथा एस्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, एसिड और ये। ठीक है, सोडे का प्रयोग हम बिल्कुल भी सिल्क पर नहीं करते हैं, एसिड का प्रयोग करते हैं जिससे कि उसमें चमक और कांति आ जाती है और कपड़े खराब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये कौन सा हमारा पहला और चौथा हमारा किस पे, ऑप्शन नंबर डी पर है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट और फोर्थ क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है, दर्जी से परिधान बनवाने की अपेक्षा पूर्व निर्मित मतलब रेडीमेड परिधान अधिक लोकप्रिय है। क्यों ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं, वे अधिक समय तक चलते हैं, वे आसानी से उपलब्ध रहते हैं, उनकी कीमत, उनके पक्के रंग। तो सबसे ज़्यादा जो यह परिधान होता है कि दर्जी से परिधान बनवाने की अपेक्षा पूर्व निर्मित मतलब क्यों ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो यह ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है, क्योंकि ये बहुत आसानी
आसानी से उपलब्ध होते हैं। हमें किसी पार्टी या किसी शादी में जाना है तो हम एक दिन पहले भी कपड़े को परचेज कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत फिटिंग की दिक्कत है तो उसको हम, अगर हमें स्टिचिंग आती है तो खुद भी कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर अल्टर करने के लिए टेलर उपलब्ध होते हैं दुकानों पर। आप तुरंत उसमें अल्टर करा भी सकते हैं और 1-2 घंटे के अंदर उसे ले सकते हैं। तो इसीलिए ये ज़्यादा लोकप्रिय हुए, क्योंकि ये पहले से उपलब्ध होते हैं। परिधान के वस्त्रों के चुनाव में निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? अवसर पर, फैशन पर, क्रियाशीलता पर, या इनमें से सभी पर? तो ये जो है आपका कि परिधान वस्त्र के चुनाव में निम्नलिखित पर में से किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? तो अवसर, फैशन, क्रियाशीलता, ये सारी जो चीज़ें हैं उस पे इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये सारे एस्पेक्ट ही हैं जब हम वस्त्रों का चुनाव करते हैं। तो व्यक्ति के पहनावे से उसके संस्कार, उसके संस्कृत तथा उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। वस्त्रों द्वारा ही व्यक्ति की अभिरुचि परिलक्षित होती है। भाव अभिव्यक्ति के लिए परिधान सर्वश्रेष्ठ साधन होते हैं। परिधान के वस्त्रों का चुनाव करते समय अवसर, फैशन, क्रियाशीलता, डिजाइन, शैली, रंग इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाता है। सिलाई मशीन में बॉबिन को कौन पकड़कर रखता है? फीड डॉग क्या करता है? दबाव डालता है। और ये क्या है? प्रेशर फूड। हाँ, प्रेशर फूड मतलब जो ये फीड डॉग जो है, जो इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से संरचना मशीन पर दिखती है, जो कि कपड़े को पीछे की ओर ढकेलता है। और ये क्या है? दाबपाद, मतलब कि ये जो प्रेशर डालता है फूड, यहाँ पे निडल लगी हुई होती है, यहाँ पर ये प्रेशर डालता है। दोलन हुक या धागा लेने वाला लीवर। तो अगर हम बात करते हैं कि जो बॉबिन को कौन पकड़ कर के रखता है, तो बॉबिन को पकड़ के रखने के लिए वो क्या, जो बॉबिन केस के पास में वो दोलन वाला जो लीवर होता है वही उसको पकड़ कर रखता है, धागा लेने वाला लीवर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाता है कि सिलाई मशीन में बॉबिन को धागा लेने वाला लीवर पकड़ कर रखता है। गृहिणी के जीवन में सिलाई मशीन का बहुत महत्व है। वस्तुतः यह उसके लिए एक अत्यंत उपयोगी उपकरण है। मशीन एक सहायिका के रूप में उसका साथ देती है। यद्यपि दर्जी को कपड़े देकर अपने वस्त्रों को सिलवाया जा सकता है, तथापि शीघ्रता से दृष्टि से तथा इच्छा अनुसार वस्त्र सिलने की दृष्टि से घर पर सिलाई मशीन होनी चाहिए। जैसे थोड़ी सी फिटिंग करने के लिए कोई चीज़ खराब हो गई या अल्टरेशन के लिए, उसके लिए क्या हमें सिलाई मशीन का होना आवश्यक होता है। एक मोटी महिला के कपड़ों में होना चाहिए बड़े प्रिंट और गोलाकार डिजाइन, बड़ी पट्टी और बड़े चेक, छोटी प्रिंट व अनुप्रस्थ लाइनें और क्षैतिज एवं टूटी फूटी लाइनें। अगर वो मोटी महिला है तो उसके डिजाइन छोटे प्रिंट और अनुप्रस्थ लाइनें कैसी होनी चाहिए? छोटी प्रिंट और अनुप्रस्थ लाइनें होनी चाहिए। मतलब क्या? लार्ज प्लेट्स उसमें होने चाहिए और स्मॉल स्ट्रिप्स होनी चाहिए, छोटी प्रिंट होनी चाहिए। तो मोटी महिला की शरीर रचना की लंबाई को बढ़ाने का आभास देने वाली, मोटाई को कम करके दिखाने वाले परिधानों को चुनना चाहिए। दुबले पतले शरीर के अनुरूप जो परिधान होते हैं उन्हें कभी भी नहीं पहनना चाहिए। उन्हें पुष्पाकार, वक्र एवं घुमावदार रेखाओं वाले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। उन्हें छोटे प्रिंट और अनुप्रस्थ लाइनों के वस्त्र पहनने चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है लहंगा, चोली व ओढ़नी किस प्रदेश की महिलाओं का परंपरागत वस्त्र है? तो जो लहंगा, चोली और ओढ़नी है उत्तर प्रदेश की, गुजरात की, राजस्थान की या कर्नाटक की? तो यह ऑप्शन नंबर सी जो है राजस्थान की महिलाओं का वस्त्र है, परंपरागत वस्त्र है। नेक्स्ट है बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूने की ढाका साड़ियाँ कहलाती हैं? फुलवार, जतार, तोड़दार या पन्ना हजारे? तो ये कौन सी कहलाती हैं? ये तोड़दार साड़ियाँ कहलाती हैं। टेक्सटाइल में मैंने आपको एक चैप्टर पूरा पढ़ाया है, उसमें मैंने तोड़दार साड़ियों का पिक्चर भी उसमें ऐड किया है। तो आप मेरे प्रीवियस टेक्सटाइल की वीडियोस देखें, आपको बहुत सारे डाउट्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है तोड़दार साड़ियाँ जो हैं वो यह कहलाती हैं, और ये कहाँ होती हैं?
ढाका की साड़ियाँ होती हैं। कौन सी किरणें रंगाई किए गए कपड़ों के रंग को अधिकतम फीका करती हैं? एक्सरे किरणें, इंफ्रारेड किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें या लाल दृश्य किरणें। मतलब अगर डाई वाले कलर हैं तो वो कौन सी कलर है, वो कौन सी किरणें हैं जो उनको फीका करती है, मतलब कलर को फेड करने का कार्य करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाता है। अल्ट्रावायलेट किरणें रंगाई किए गए वस्त्र के रंग को अधिकतम फीका करती हैं। किरणें पड़ने से इसका बहुत नुकसान होता है, अतः कपड़े को धूप में नहीं फैलाना चाहिए। कपड़े को धूप में फैलाने से कपड़े का रंग उड़ जाता है, जिससे कपड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता और कपड़ा पुराना लगने लगता है। और कोशिश करनी चाहिए कि कपड़े को जब भी अगर कलरफुल कपड़े हैं तो उसे उल्टा कर करके हम क्या कर धूप में डालें, तो बिल्कुल आपका रंग बचा रहता है। प्रोटीन रेशों से बने कपड़ों को धोते समय रंग निकालने के से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिरका, नमक, वॉशिंग सोडा या अमोनिया। तो किसका हम लोग प्रयोग करते हैं कि प्रोटीन रेशो। प्रोटीन रेशे मतलब कौन कौन से हो गए आपके, वूल हो गए और आपका वूल का जो रेशा है उसकी बात कर रहे हैं कि वूल रेशों से बने, प्रोटीन रेशों से बने कपड़े को धोते समय रंग निकलने से बचाने के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको फिक्स करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिल्क के कपड़े का सिरके का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए है या सही हो जाता है। इससे वस्त्र की चमक बनी रहती है तथा वस्त्रों का रंग भी नहीं निकलता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है या आपका करेक्ट हो जाता है। यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है। कौन सी है इसमें, स्टाक रंगाई, डोप रंगाई, बंधेज रंगाई या पेंट रंगाई। तो हम सभी जानते हैं टाई एंड डाई जो है वो कहाँ की है, राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई है जिसको बंधेज कहते हैं। इसमें वस्त्रों में कोई चीज बांध करके या अवरोध उत्पन्न करके इसको रंगा जाता है। इसी विधि द्वारा अत्यंत सुंदर, आकर्षक एवं उत्कृष्ट नमूने से युक्त वस्त्र तैयार किए जाते हैं। बांध कर रंगने वाली विधि में सब पहले वस्त्र पर नमूने बना लिए जाते हैं। इसके बाद इन पर अंकित नमूनों को कसकर बांध दिया जाता है ताकि इसके भीतर रंग प्रवेश नहीं कर सके और शेष स्थानों पर रंग चढ़ जाए। इस नमूने के अनुसार इन्हें 2 या 2 से अधिक रंगों में भी बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है टाई एंड डाई ये करेक्ट हो जाता है, बंधेज रंगाई। बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है सिंजिंग के द्वारा, कैलेंडरिंग के द्वारा, टेंटरिंग के द्वारा या सेंफोराइजिंग के द्वारा। तो हम सभी जानते हैं कि जो सेंफोराइजिंग की प्रक्रिया है ये क्या है, सिकुड़न विरोधी परिसज्जा है। ठीक है, सिकुड़न विरोधी परिसज्जा है। तो बिना सिकुड़ने वाला वस्त्र किसके द्वारा तैयार किया जाता है, सेंफोराइजिंग फिनिश के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है, धुलने के बाद भी वस्त्र क्या होता है, सिकुड़ता नहीं है। वस्त्र धोने के बाद सिकुड़न जिससे छोटा ना हो जाए, इस बचाव के लिए सेंफोराइजिंग से वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका करेक्ट हो जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। प्लीज आप लोग कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ में शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और मेरी जो टीजीटी पीजीटी की जो ये श्रृंखला है 2000 प्रश्नों की, ये लगातार जारी रहेगी। और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 2004 से 19 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स को हल करा दिया है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पेपर हल कराना हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, बाय।